जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, आप में से कई छात्रों का लगातार डिमांड था कि गुरुजी कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दो। तो मेरे मित्र, महत्वपूर्ण चैप्टर में से ही आपका एक है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, और इससे संबंधित भी कई न्यूमेरिकल सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसका हालिया एग्जाम्पल आप ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। और आज के इस सेशन में हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करेंगे वो बिल्कुल ही अपडेटेड क्वेश्चन के साथ करेंगे। और साथ ही साथ मेरे मित्र, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस सेशन के बाद से आपको स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिकल की, और उसमें भी हम लोग का टॉपिक क्या है, आप सभी कहेंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप सबों को हमेशा माइंड में रखना चाहिए, और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल बेसिस। क्या है वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला? तो पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी कहीं पे भी हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, और इसी खोखले गोले को अगर हम लोग आधा आधा कर देते हैं और क्या करते हैं, एक खोखला गोला को बाहर से रसदित कर दें और दूसरा खोखला गोला को हम लोग अंदर से रसदित कर दें, तो हमें दो प्रकार के गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो दर्पण है ये अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में इसी को कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और मेरे मित्र, जो ये वाली आप दर्पण देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब मेरे मित्र, थोड़ा सा हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के संरचनात्मक जो पॉइंट हैं उस पर फोकस कर लेते हैं, और ये जरूरी भी है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण के संरचना की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मान लो ये कोई दर्पण है, तो ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव। ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप कहेंगे दर्पण का मुख्य फोकस। ये वाला क्या होगा? दर्पण का वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण की चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो अंदर वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट सर रसदित होता है, और बाहर वाला क्या होता है सर, परावर्तन वाला होता है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी उत्तल दर्पण का ये वाला पॉइंट ध्रुव कहलाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो मुख्य फोकस कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये चीज तो हमें मालूम है। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि इस दोनों ही दर्पण से संबंधित जो आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें, तो बस आपको 2-3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है चिल्ला, और फिर आपको साइन कन्वेंशन का कुछ बेसिक रूल मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप सवाल खटाखट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में पहला आप सबों को यह ध्यान में रखना है क्या, कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है चिल्ला, यानी कि सर पोल से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, पोल से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, यहां पे भी दर्पण के पोल से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी है इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण की सर फोकस दूरी होती है, जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चला जी, ये जो पी से लेकर के सी तक का आप बिंदु देख रहे हैं, पी से सी तक का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये आपका कहां पे है, प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक उसी तरीके से ये यहां से यहां तक जो है वो क्या होगी सर, वक्रता त्रिज्या होगी। और मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखेंगे कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्योंकि हम F इक्वल टू आर बटा 2 कह रहे हैं, इसीलिए चिल्ला हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि सर R इक्वल टू जो है वो 2F भी होता है। R इक्वल टू क्या होता है, 2F भी होता है। तो इसी को सर हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
तो पहला फॉर्मूला तो सर ये हो गया। याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके इस दोनों ही दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों के लिए ही क्या है सर, बिल्कुल ही परफेक्ट है, सटीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो कई बार अपने एग्जाम में दर्पण सूत्र से भी संबंधित सवाल को देखा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की बात करते हैं तो भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र कहते हैं। और यह भी आपका अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण के लिए क्या होता है, बिल्कुल ही सटीक होता है। अब साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि आपके एग्जाम में जो अभी आपका ट्रेंड बदला है उसमें इस मिरर फॉर्मूला का दूसरा वर्जन आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे मित्र परेशान हो जाते हैं। सीधे सीधे आपसे सवाल कर लिया जाता है कि दर्पण का फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो चूंकि हम लोग बचपन से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़ते रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर होता है वो आपके माइंड को चेक करता है कि आपका माइंड कंपटीशन वाला है या नहीं है। तो आपका एग्जाम में सीधे सीधे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगी, और वहां पे ये r/2 नहीं रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, चूंकि ये 1/v प्लस 1/u किसके बराबर है, आप कहेंगे सर फोकस दूरी के बराबर है। तो भाई मेरे अगर हम v और u का एलसीएम लेंगे तो आप कहिएगा vu हो जाएगा, v कैंसिल होगा आप कहेंगे u बचेगा, फिर u कैंसिल होगा आप कहेंगे v बचेगा। तो भाई मेरे ये 1/f के बराबर ना हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। चला जी आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हम क्या कहेंगे सर, vu इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा f इंटू यू प्लस v। क्या हो जाएगा, vu इक्वल टू f इंटू यू प्लस v। और मेरे मित्र अगर हम यहां से f निकालने की कोशिश करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये vu बटा क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, या फिर इसी को आप v प्लस u के रूप में भी देख सकते हो। तो कई बार इस टाइप से भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। तो कुछ नहीं करा है, जो आपका फॉर्मूला था सर उसी को मैंने तोड़ दिया है, और इसको आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सर कंसेप्ट नहीं है। अब तीसरा जो फॉर्मूला आप सबों को ध्यान में रखना चाहिए वो क्या है, तो सर दर्पण के आवर्धन से संबंधित फॉर्मूला है। क्या होता है दर्पण के आवर्धन से संबंधित फॉर्मूला, तो मैं यहां पे एक दूसरा पेज ले लेता हूं सर, यहां पे लिख दे रहा हूं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है सर उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल टू माइनस v/u होता है। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v/u। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, कि ये जो माइनस v/u है ये किसके बराबर होता है, hi/ho के बराबर होता है, जहां पे hi क्या है चला, हाइट ऑफ इमेज, और साथ में ho क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस आपको ये तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, f इक्वल टू r/2, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसी को तोड़ेंगे तो f इक्वल टू vu प्लस v आ जाएगा। और फिर आप आवर्धन के लिए माइनस v/u, और माइनस v/u जो है वो किसके बराबर होगा, hi/ho के बराबर होगा। ये आपके सर बेसिक फॉर्मूला है, और सभी छात्र जो रेलवे का एग्जाम देंगे सर इस फॉर्मूला को कंठाग्र कर लेंगे। अब आपको यहां पे थोड़ा सा किसकी जानकारी होनी चाहिए, चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा साइन कन्वेंशन क्या है, तो मेरे मित्र गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को उचित साइन के साथ, मतलब एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर साइन के साथ हम लोग जब व्यक्त करते हैं, प्रॉपर चिन्ह के साथ जब व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन कहते हैं। सिंपली आप सबों को मालूम होगा ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम किसी ग्राफ की बात करें चला तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे ओरिजिन। अच्छा ये वाला पॉइंट आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये सर क्या होगा, आप कहेंगे निगेटिव, और ये क्या होगा, आप कहेंगे निगेटिव। ये चीज ग्राफ के बारे में तो आप सबों को मालूम है। अब ध्यान दीजिए, साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर हम लोग यहां पे आए, ये अवतल दर्पण बनाए, तो मेरे मित्र ये इसका ध्रुव होगा, और ये इसका क्या होगा, फोकस होगा, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
अब आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है साइन कन्वेंशन में, कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। जैसे मेरे मित्र, अगर हम यहां पे इस ग्राफ की बात करें तो कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये आपतित प्रकाश की दिशा में जा रही है। इधर जितनी भी दूरी मापी जाएगी ये सब के सब क्या होंगे सर, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इधर से आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में आ रहे हैं चिल्ला, तो सभी दूरी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बस ये लाइन आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा, आप कहेंगे ऋणात्मक। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे कि अगर हम बात करें कि सर कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस तरीके से आ रही है, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ये परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब चला यहां पे बात को समझो कि दर्पण में जो भी दूरी मापी जाएगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। तो आपने अभी जस्ट सीखा है कि ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे फोकस दूरी कहते हैं। तो ये बताओ कि आपतित प्रकाश की दिशा ये है और आपको फोकस दूरी अगर मापना है तो आप दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, और दर्पण के ध्रुव से मापेंगे तो आप क्या करेंगे कि सर हम इधर से इधर आएंगे। तो भाई मेरे, आपतित प्रकाश की दिशा ये है और फोकस दूरी मापने के लिए आप इधर आ रहे हो, तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत आप नाप रहे हो। अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा, और इसीलिए मेरे मित्र आप सभी तो ये याद करते रहते हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आप कहते हैं सर निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब मेरे मित्र यहां पे अगर हम अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या की बात करें तो आप कहेंगे सर ये प्रकाश की किरण है और वक्रता त्रिज्या मापेंगे तो हम यहां से यहां आएंगे, यही ना हमारा आर होगा चिल्ला। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और साथ में वक्रता त्रिज्या आर दोनों क्या होगी, आप कहेंगे सर निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। किसके अनुसार, आप कहेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चला अगर हम कोई वस्तु को रख दे वक्रता केंद्र पर, आप कहिएगा प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र पर बनेगा सर। तो वस्तु दूरी कह रहे, हाँ वस्तु दूरी पहले समझ लो। वस्तु दूरी कैसे मापोगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वस्तु दूरी भी तो हम दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। तो ये लीजिए आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होगी वो भी क्या होगी, आप कहेंगे निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। अब मेरे मित्र जो प्रतिबिंब बनेगा, आप कहेंगे सर अवतल दर्पण में प्रत्येक केस में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है, सिर्फ एक केस में काल्पनिक बनता है यहां पे। तो काल्पनिक के केस में आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी होगी तो उस केस में पॉजिटिव होगा। बाकी वास्तविक प्रतिबिंब के केस में जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर निगेटिव होगा। याद रखिएगा यहां पे कि वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रतिबिंब दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चला यहां पे ध्यान देना कि वस्तु की ऊंचाई, तो आप कहेंगे सर ये वाला पोर्शन वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई आप कहेंगे सर निगेटिव हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी का यही कंसेप्ट है। आगे आप कहेंगे गुरुजी आपने उत्तल दर्पण के बारे में नहीं बताया, बिल्कुल बताएंगे। चला ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सर अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगा कि ये सर इधर से परावर्तित होगी, ये इधर से परावर्तित होगी और हमें लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से आ रही है। भाई मेरे आप क्या देख रहे हो कि सर यहां पे जो हमारा फोकस दूरी है वो यहां है, ये हमारा फोकस दूरी होगा। अब सभी दूरी चाहे अवतल हो या उत्तल मापेंगे कहां से, ध्रुव से। तो चला हम लोग जो आपतित प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं दूरी, तो क्या कहिएगा, आप कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में, ये हमारा आपतित प्रकाश है और फोकस दूरी हम इधर माप रहे हैं, तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तो धनात्मक हो जाएगी। अच्छा वक्रता त्रिज्या, सर यहां से यहां तक का जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, वो भी क्या है, आपतित प्रकाश की दिशा में। तो उत्तल दर्पण की जो आर होगी आप कहिएगा सर धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। अब चला याद रखिएगा कि परावर्तन तो चूंकि यहां से होता है और जब भी वस्तु रखेंगे तो हम इधर ही रखेंगे,
वस्तु जब भी हम रखेंगे तो इधर ही रखेंगे। तो भाई मेरे, अगर हम उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव से इधर मापेंगे सर, तो दर्पण के ध्रुव से इधर आइएगा तो आपतित प्रकाश के विपरीत आ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव होती है। क्या होती है सर? निगेटिव। और प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि प्रतिबिंब दूरी जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सर ध्रुव की ओर बढ़ते चले जाएंगे प्रतिबिंब हमारा सर पीछे की ओर खिसकते चले जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी यहां पे धनात्मक मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं चिल्ला साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, जो आप सबों को हमेशा अपने माइंड में रहना चाहिए और बहुत ही जरूरी भी है। अब इसी से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, तो आपके मन में आएगा कि गुरुजी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सरल सा सवाल कि किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। कहा जा रहा है कि कोई अवतल दर्पण है, चला इसको बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करो। और मेरे मित्र, मान लो कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो ये पोल हो गया और ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये P से F के बीच की दूरी कितनी? सर फोकस दूरी दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। P से F तक की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा दूरी कितना होगा? R इक्वल टू व्हाट? ध्रुव, इसके वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अब ये ना आप बताए हैं कि चूंकि F इक्वल टू R बटा 2 होता है, इसलिए R इक्वल टू 2F होगा। और हम लोग कहेंगे कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अगुना सर 16, ये हो जाएगा हमारा सर 16 दूना 32। क्या हो जाएगा? 16 दूना 32। याद रखिए यहां पे कोई साइन नहीं दिया गया है, तो हम लोग कोई साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप कहेंगे निगेटिव होगी, तो सर सही आंसर -32 हुआ था। लेकिन माइनस जो है वो बता रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, बस इस साइन को बता रहा है, उसका सर मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही लल्लू लाल सा सवाल था। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। कहा जा रहा है कि वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब चला अवतल दर्पण की भी बात की जा रही है, अब फोकसो दूरी की बात की जा रही है, साथ में अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो वस्तु दूरी की बात की जा रही है। आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा F है वो कितना है? याद रखिएगा अब जो भी चीजें लिखेंगे हम किसके सहारे? आप कहेंगे सर साइन कन्वेंशन के सहारे। अच्छा, यहां पे भी हम साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं जिक्र नहीं है, तो हमने सीधे कर दिया 16 दूना 32। क्योंकि एग्जाम में तो हमें टाइम बचाना होगा ना, कंसेप्ट तो मैंने आपको यहां पीछे दे ही दिया कि कहां पे क्या होगा, बस इस चीज का आप इस्तेमाल करिएगा। बाद बाकी इस सवाल को देखिएगा कि F -18 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर U इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है? चला आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। आप सबों को मालूम है कि गुरुजी वी नो दैट मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, और आपके क्वेश्चन में u दिया गया है जबकि v का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो क्या कहोगे कि गुरुजी हमें v निकालना होगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो सर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कहां से सर? मिरर फॉर्मूला से। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1 सर ये हमारा -18 हो जाएगा, और 1/v तो हमें निकालना है, और u दिया हुआ है कितना? सर अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, तो मेरे मित्र ये प्लस और ये 1 क्या हो जाएगा सर? -12। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि ये प्लस माइनस, आप कहेंगे माइनस, ये इधर आ जाएगा तो आप कहिएगा सर प्लस हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? चला हाँ 1/-18 और प्लस 1/12 लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल। देख लीजिए 1/v। मेरे मित्र 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 18 दूना 36। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, 36 यहां रखते हैं, 18 दूना 36, 12 तिया 36, 1/v। क्या कहोगे आप कि सर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि गुरुजी ये 1/36
इक्वल टू 1/v, और यहां पे v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर प्रतिबिंब दूरी में कहीं पे भी ऋणात्मक नहीं आ रही है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि सर आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो आप सभी को अभी जस्ट मैंने बताया है कि m इक्वल टू फॉर्मूला माइनस v बटा u होता है। तो चला जी, v आपने निकाल लिया 36 सेंटीमीटर और u आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे m इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब v कितना है आपका, आप कहेंगे सर 36। अब ध्यान दीजिएगा कि u जो है वो कितना है सर जी -12 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र ये और ये कैंसिल होगा, 12 36। क्या कहिएगा कि सर यहां पे निगेटिव साइन है नहीं, तो हम आवर्धन क्या कहेंगे सर, आवर्धन हमारा +3 हो जाएगा। और देख लीजिए कि आपके इस क्वेश्चन में सही आंसर कहां पे दिया हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बताओ, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ये इजी ना है सॉल्व करना। अब कई सारे छात्र यहाँ पे प्लस माइनस में ही गड़बड़ाते हैं, जबकि मेरे मित्र गड़बड़ाने का कोई चांस ही नहीं है अगर आपके पास क्या है सर साइन कन्वेंशन का प्रॉपर नॉलेज है। तो यही चीज मेन है। अगर आपको गलतियां होगी भी तो सर इसी चीज में होगी, अदरवाइज इस चैप्टर में कहीं पे गलती होने का गुंजाइश ही नहीं है। अब अगला सवाल देख लेना, चला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी। अब ये सवाल आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप बहुत अच्छा कैलकुलेटिव है और प्रैक्टिस आपका बढ़िया तरीके से है, तो मेरे मित्र कम से कम आपको 1 मिनट तो सॉल्व करने में लग ही जाएगा। मतलब 60 सेकंड तो आप ये मान के चल सकते हो। हाँ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है तो इससे कम समय भी लगेगा। क्या कहा जा रहा है कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, तो मेरे मित्र जैसे ही 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहा गया तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना कह दिया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। मतलब क्या कि जो फोकस दूरी है वो क्या है सर 16 सेंटीमीटर। कौन सा अवतल दर्पण है, तो लीजिए 16 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो चला u कितना है -24 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी सर, hi इक्वल टू व्हाट, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हमको तो ये मालूम ही नहीं है कि hi कैसे निकालेंगे, जबकि अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की तो -v/u कहते हैं, और सर ये hi/ho के बराबर है। तो हम यहां से -v/u इक्वल टू hi/ho से ये रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन तभी निकलेगा जब सर हमें क्या मालूम हो, जब हमें सर प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो, यानी कि v मालूम हो। तो v तो नहीं मालूम है, चला क्या करेंगे हम सर दर्पण सूत्र लगाएंगे कैसे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। याद रखिए कि 1/f कितना है -16, अब 1/v तो हमें निकालना है और u आपका -24। क्या कहोगे कि सर 1/-16। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस इधर लाएंगे तो आप कहिएगा प्लस से होगा, तो हम 1/24 सीधे लिख दे रहे हैं चला, और ये 1/v। 16 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 2 8 16, 12 दूना 24, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 4 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24 और दूना 48। अब मेरे मित्र आप ध्यान देना कि 48 16 तिया 48, 24 दूना 48, 1/v। क्या कहोगे कि सर ये हो जाएगा हमारा -1/48 इक्वल टू 1/v, और यहां पे हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -48। भी कितना आ गया चला -48। क्या पूछा जा रहा है सर hi निर्मित प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो क्या होगा। तो क्या कहेंगे हम सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि जो हमारा आवर्धन है वो -v/u के बराबर होता है और ये hi/ho के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहां पे बात करें पहले मैग्निफिकेशन निकालने की, किसकी बात करें सर मैग्निफिकेशन निकालने की, तो आप क्या कहिएगा -v/u। तो v कितना है सर -48।
अब बटा u कितना है सर -24, ये माइनस इसको कैंसिल करेगा, 24 दूना 48, मैग्निफिकेशन कितना हो गया -2 हो गया। चला कोई दिक्कत है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा मैग्निफिकेशन -2 किसके बराबर, आप कहेंगे HI बटा HO के बराबर। यहां देख लो HI बटा HO के बराबर। अब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। क्या कहोगे आप कहोगे कि सर -2 इक्वल टू HI, अब बटा क्या हो जाएगा 2.5, क्या होगा 2.5। और क्या कहेंगे आप सभी कहेंगे कि सर HI इक्वल टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब चूंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ऋणात्मक लेंगे ही लेंगे। अभी जस्ट ग्राफ में हम बताए हैं, तो हमें सर इस माइनस वैल्यू से मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे सर प्रतिबिंब की ऊंचाई से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस मेरे मित्र तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन तो फटाफट बनेगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन दिया है उल्टा 0.4 सेंटीमीटर, उल्टा 2.0 सेंटीमीटर, सीधा 2.0 सेंटीमीटर और सीधा 0.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दो तरह की बातें देकर के आपको उलझाया जाता है, लेकिन आपको उलझना नहीं है, क्योंकि वस्तु दूरी तो हमेशा धनात्मकता को बताएगी और जो वस्तु दूरी हमेशा वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मकता को बताएगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हमेशा ऋणात्मकता को बताएगी। तो सवाल ये है कि सर वस्तु की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान देना यहां पे कि अगर हम HO की बात कर लें तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और चला यहां पे वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो भाई मैंने F इक्वल टू आपका -16 सेंटीमीटर। और कितना सर सेम क्वेश्चन है, डाटा सेम है, लेकिन यहां पे कुछ और चीजें आपको ऐड कर दी गई है। तो आप क्या कहेंगे कि सर चूंकि यहां पे भी सर 16 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी था और वस्तु दूरी हमारा 24 सेंटीमीटर था, तो प्रतिबिंब दूरी हमारा निकल के कितना आ रहा था, आप कहेंगे सर -48। तो हमें सर ये कैलकुलेशन यहां पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम चीजें हैं, बस क्या बदल दिया गया है सर, जो वस्तु का आकार है उसको बदल दिया गया है। तो आप कहेंगे यहां पे सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन मेरे मित्र फोकस दूरी और वस्तु दूरी समान है, तो प्रतिबिंब तो वही बनेगा। आप कहेंगे सर प्रतिबिंब हमारा -48 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई की, तो हम यहां पे m इक्वल टू -v बटा u से पहले आवर्धन निकालेंगे और आवर्धन HI बटा HO के बराबर होगा। आप कहिएगा कि सर -v -48 और माइनस u कितना है सर 24, ये और ये कैंसिल, 24 दूना 48, आवर्धन यहां भी हमारा -2 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि सर -2 तो HI बटा HO के बराबर होगा। चला जी -2 और HI आपको निकालना है और HO कितना है सर 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी HI इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है सर वो उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कितना कैसा बन रहा है सर उल्टा, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी सर 2 सेंटीमीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने सर पूरा सॉल्यूशन ये इस टाइप से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे तो आपने जस्ट अभी निकाला है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया था, तो प्रतिबिंब दूरी कहां पे बनेगा। बस क्वेश्चन का नेचर यहां पे ये बदल गया, चला कि यहां पे पूछ लिया गया आपको निर्मित प्रतिबिंब होगा, मतलब उल्टा होगा, सीधा होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए तो हमें HO का सहारा लेना ही पड़ेगा, भगवत की आवर्धन तो उतना ही होगा। लेकिन यहां पे ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि सर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अच्छा यहां पे भी चला ध्यान में रखना कि -5 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी क्वेश्चन लगा सकता था उल्टा सीधा, तो आप कहते सर उल्टा बन रहा है। माइनस साइन जहां पे भी होगा आप कहेंगे सर माइनस साइन नीचे है, मतलब उल्टा की ओर व्याख्या कर रहे या उल्टा प्रतिबिंब को बता रहा है। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा वस्तु दूरी पूछा जा रहा है,
प्रतिबिंब दूरी तो हमने बहुत बार निकाल लिया। अब ध्यान दो यहाँ पे कि फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू वी कैन राइट एस -20 सेंटीमीटर, और उसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो प्रतिबिंब दूरी चला -60 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी क्या होगी। अब मेरे मित्र यहां पे आप सभी क्या कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v v प्लस 1/u, और ये हो जाएगा हमारा 1/-20 इक्वल टू 1/v सॉरी 1/v नहीं होगा, चला 1/-60 प्लस 1/u। ध्यान देना राजा, यहां पे 1/-20 है, ये इधर आएगा तो आप कहिएगा 1/60 ना हो जाएगा सर, ये 1/u हो जाएगा। अब ध्यान दो 20 और 60, तो 20 से कम 20, 20 तिया 60। आप कहेंगे सर जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, 20 तिया 60, सॉरी हाँ ठीक है 20 तिया 60 प्लस 60 कम 60, तो आप कहिएगा ये 1 हो जाएगा 1/u। क्या होगा चला, आप सभी कहेंगे कि प्लस माइनस माइनस होगा गुरुजी, तो ये हमारा -2/60 इक्वल टू 1/u हो जाएगा। ध्यान देंगे 2 एकम 2 3 दूना 60, u इक्वल टू क्या हो जाएगा हो, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या कहिएगा गुरुजी -30 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। कहा जा रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो मेरे मित्र फोकस दूरी आप कहेंगे -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल दर्पण की बात की जा रही है, ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है, तो u हमारा कितना होगा, आप कहेंगे सर -5 सेंटीमीटर। पूछ लिया आवर्धन, क्या कहिएगा कि सर चूंकि आवर्धन इक्वल टू तो फॉर्मूला -v/u है, और क्वेश्चन में u नहीं, क्वेश्चन में हमारा v नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सर पहले हम लोग यहाँ पे v निकालने की कोशिश करेंगे, वही दर्पण फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्या होगा 1/-2.5, और मेरे मित्र इधर हमको 1/v प्लस 1/ कितना होगा, ये आप कहेंगे -5। ध्यान देना चला यहाँ पे 2.5 प्लस माइनस माइनस हेने आएगा तो आप कहिएगा पल से हो जाएगा सर 1/5, पॉइंट हटा दो चिल्ला ऊपर में 10 हो जाएगा। अब ये हो गया 1/v, 25 और 5 का एलसीएम, तो 5 25, 5 कम 5 क्या होगा, आप कहेंगे 25 से होगा सर, तो यहाँ पे सर ये -10 प्लस 5 25, तो ये सर 5 हो जाएगा 1/v प्लस माइनस माइनस, तो आप कहिएगा सर -5/25 इक्वल टू 1/v, और 5 एकम 5 5 25, तो आप कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा v का वैल्यू होगा वो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है आवर्धन, जबकि वस्तु दूरी -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बात भी अवतल दर्पण की जा रही है, तो कोई लाग लपेटा है ही नहीं, -v/u होता है, माइनस रहेगा ही रहेगा। हमारा प्रतिबिंब दूरी -5 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी सर -5 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल, आप कहेंगे सर जो आवर्धन होगा वो -1 हो जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत है क्या, अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है, तो चला जखन ये +1.5 कह रहा है तो समझ जाओगे कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है। और कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया चाहे उत्तल हो या अवतल फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे सर हम यहाँ पे u इक्वल टू क्या कहेंगे -30 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताओ। एक इजी सवाल और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या कहोगे कि सर जी m इक्वल टू -v/u होता है, ये आप ही बताएं अभी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन हमारा 1.5 है और प्रतिबिंब यहां पे हम माइनस साइन के साथ क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी तो हमको मालूम नहीं है तो माइनस भी करेंगे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी u जो है वो हमारा -30 सेंटीमीटर है, तो चिल्ला ये माइनस और ये माइनस एक कैंसिल ना कर देगा, आप कहेंगे बिल्कुल कर देगा। और v इक्वल टू आपका 1.5 इंटू 30 ना हो गया, पॉइंट हटा दीजिए चिल्ला सी, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, प्रतिबिंब दूरी कितना है सर 45 सेंटीमीटर। अब सवाल यह है कि दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के सामने होगा, कहां होगा।
तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए जो हमारा आवर्धन का वैल्यू होता है, या आप कह सकते हो उत्तल दर्पण द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है उसके लिए आवर्धन का वैल्यू प्लस 1.5 होता है। अब चूंकि यहां पे बात की जा रही है गोलीय दर्पण की, तो दर्पण यहां पे क्लियर नहीं किया है, तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट तो जरूर चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये अब उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। अब यहां पे ध्यान दो कि अगर हम मान लो कि वस्तु को यहां पे रखते हैं और ये दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिबिंब जो है चिला वो क्या हो रहा है, तो प्रतिबिंब सर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। मतलब 30 सेंटीमीटर से आप आगे यहां तक आएंगे तो 45 सेंटीमीटर, तो ये दर्पण के पीछे है कि आगे? आप कहेंगे सर दर्पण के पीछे है, मतलब क्या हुआ कि सर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है सर, दर्पण के पीछे बनता है, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते जाते हैं जो प्रतिबिंब है वो फोकस की ओर खिसकते चला जाता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। बहुत ही सरल सवाल है चिला, कहा जा रहा है कि वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो हमको यहां पे F इक्वल टू क्या कह दिया गया, 9 सेंटीमीटर प्लस माइनस आप कहेंगे प्लस होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो U इक्वल टू आप कहेंगे सर दर्पण कोणों हो माइनस 18 सेंटीमीटर होगा। वस्तु दूरी तो हम ऋणात्मक लेंगे ही लेंगे। पूछा क्या जा रहा है चिला हो, आपसे कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू व्हाट, आप कहेंगे सर वी नो दैट m इक्वल टू माइनस वी बटा यू, लेकिन क्वेश्चन में तो सर u का जिक्र कर दिया गया है, v का जिक्र नहीं किया गया, तो निकाल लेंगे चिला 1 बटा f इक्वल टू क्या, 1 बटा v प्लस 1 बटा यू। देखो यहां पे 1 बटा 9 इक्वल टू 1 बटा v प्लस 1 बटा सर माइनस 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस हेने आएगा तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हम 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 18 कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। 1 बटा भी, अब 9 और 18 तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, आप कहिएगा सर एलसीएम 18 ही होगा, 9 दूना 18 और 18 एकम 18, 1 बटा भी 2 1 3 बटा 18 इक्वल टू 1 बटा भी, सर ये 1 बटा 6 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सर v इक्वल टू जो है वो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, आप कहेंगे कि गुरुजी m इक्वल टू तो हम लोग माइनस v बटा u लेते हैं, और इसी फार्मूला को यहां पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो ध्यान से चिला कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कितना है सर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लीजिए ना -6 के साथ यहां पे रखिए इसको, और वस्तु दूरी जो है वो कितना है सर -18 सेंटीमीटर, तो ये और ये एक कैंसिल ना करेगा, 6 एकम 6 6 18, m इक्वल टू अगर चिला 1 बटा 3 कह रहे हो तो कौन खराब कह रहे हो, और क्या कहोगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। बताओ, ये सवाल ना बनेगा किसी से, ये सवाल ना बनेगा किसी से। कहा है कि कोई आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो चिला ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 100 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, और जब वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो सर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही तो हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमसे कहा जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी, तो हम सभी कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहा रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। मेरे मित्र, ये कांच की पट्टी है और इस पे कोई प्रकाश की किरण सर 90 डिग्री के एंगल के साथ गिर रही है। कोई प्रकाश की किरण, एक मिनट, ये आपका एक कांच की पट्टी है और इस पे प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से गिर रही है, तो ये ऐसे गिरेगी और ऐसे ही चली जाएगी। यहां पे तो कोई अभिलंब का निर्माण नहीं हो रहा है, और आपने 1000 बार पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह के अभिलंबवत गिरती है तो वहां पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सर 0 डिग्री के बराबर होता है। तो कांच की पट्टी पर गिरे या कहीं पे भी गिरे, अभिलंबवत गिरेगी तो सर आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री, परावर्तन कोण 0 डिग्री।
अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है, तो -0.65 समतल दर्पण के लिए आवर्धन हम लोग 1 लेते हैं, वहां पे कहते हैं प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है। लेकिन अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी बनाया जाता है, छोटा भी बनाया जाता है और साथ ही साथ बराबर भी बनाया जाता है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर समान होगी तो आवर्धन का वैल्यू 1 होगा। 1 से छोटा हो रहा है मतलब प्रतिबिंब छोटा हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, तो वैल्यू क्या है? 1 से सर छोटा, तो आप कहिएगा सर माइनस साइन लगाया हुआ है तो प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा ही होगा, उल्टा भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा? छोटा होगा। तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ वास्तविक उल्टा और बड़ा, आप कहेंगे नहीं होगा। आभासी सीधा और बड़ा नहीं, माइनस साइन लगाया हुआ तो वास्तविक होगा। वास्तविक सीधा और छोटा ना, वास्तविक अगर है तो वो सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा और छोटा, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही मेरे मित्र आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे पूछा जा रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसी करने की एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? मेरे मित्र अगर आपने हमारे साथ 11 क्वेश्चन को अच्छे से सीखा है तो मैं ये लिख के दे सकता हूं, 12वां क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा। मैं होमवर्क के रूप में आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ ही मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसमें फंसता हुआ नजर आएंगे। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा जानकारी और देना चाहूंगा कि मेरे मित्र अगर आप सभी आगामी रेलवे भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एएलपी एग्जाम देना चाह रहे हैं और साइंस का एक बेस्ट रिवीजन कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी के कॉम्बो बैच में, जो कि आपके एएलपी एग्जाम के रिवीजन के लिए सर परफेक्ट बैच रहेगा। सारी चीजें इसमें हो चुकी है, बस जरूरत किसकी है? आपकी। आप आइए और जितना मन हो सर उतना आप अपने कंटेंट को रिवीजन कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा सर इसकी गारंटी 100% सिक्योर रहेगी कि जो अगर आप इसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि साइंस में मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। साथ ही मेरे मित्र अगर कोई छात्र ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि सर बचे हुए समय में हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है और एनसीईआरटी कहीं से हमें 6 से लेकर के 10 तक मिल जाती तो हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता, तो मेरे मित्र आपको परेशान नहीं होना। एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस फाउंडेशन बैच सर अपना रिकॉर्डेड अवेलेबल है आप सबों के लिए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र आप इस बैच में आकर के आप अपना पूरा एनसीईआरटी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरपीएफ एसआई कांस्टेबल ग्रुप डी एनटीपीसी जेई के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि साइंस को एकदम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करें, साइंस के एक एक टॉपिक को, तो मेरे मित्र लाइव बैच आप सबों का इंतजार कर रहा है। ध्यान में रखिएगा ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। और अगर आपको इन सभी बैचेस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।